बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर मैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर 2 मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। बच्चों, इसके बहुत सारे टॉपिक मैं अभी तक कवर कर चुकी हूँ। आज यहाँ मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो किसने दिए थे? F.W. टेलर ने। कौन थे ये और क्यों इन्होंने इस तरह के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, आज हम इस वीडियो में समझेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, अभी तक यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इसी तरह से मोटिवेट करें ताकि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि F.W. टेलर थे कौन। F.W. टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, ठीक है ना। और इनके पास बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्निक मौजूद थी। इनका पहला कंसर्न क्या था कि वर्कर्स से इफ़िशिएंटली काम कराना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका अधिक से अधिक यूज़ करना। टेलर के प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड। जब उन्होंने देखा कि फैक्ट्रीज में जो काम होता है, काम करने की जो मेथड होती है, उसमें प्लानिंग की बहुत कमी होती है, जिसके कारण वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है, तब उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए बच्चों। अब जो कंट्रीब्यूशन था F.W. टेलर का, वो क्या कंट्रीब्यूशन था, जिस कंट्रीब्यूशन के कारण उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाने लगा। सबसे पहली बात, जो टेलर थे उन्होंने कुछ इस तरह की बुक्स और रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें उन्होंने अपना साइंटिफिक व्यू रखा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट वर्क के लिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने बहुत ही सारे, जैसे शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बताई कि ये क्या होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर और समझेंगे तो हमको ये चीज़ें भी क्लियर होती जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ले। तो यहाँ पर F.W. टेलर ने साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा गया है और मैनेजमेंट को साइंस भी कहा गया है। पूरे रूप में मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है, लेकिन साइंस कुछ पार्ट में कहा गया है। तो वो हम यहाँ पर समझेंगे कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर ने क्यों बताया है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट हम बार बार इस वर्ड का नाम सुन रहे हैं, लेकिन मैडम हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट को आने से पहले क्या होता था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर था वो स्थितियों के अकॉर्डिंग कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का ढूंढ लेता था। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढे, तो वो क्या करता था, देखता था कि सामने वाला कौन है और अपने मन में जो आता था वो सॉल्यूशन ढूंढ लेता था। लेकिन टेलर ने ये बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढे तो उसके पीछे एक साइंस होना चाहिए। साइंस वर्ड का उसने यूज। टेलर के अकॉर्डिंग हर चीज के पीछे, ईच एंड एवरी एलिमेंट के पीछे मैनेजमेंट के एक साइंस होता है। जब हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें या हम कोई बात करें तो उसके पीछे हमें उस साइंस को ढूंढना चाहिए कि यदि हम ये काम करेंगे, यदि हम ये सॉल्यूशन देंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इस बात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। वरना क्या होता है, अरे उस समय ये मूड था मेरा, मैनेजर ने कहा उस समय मेरा ये मूड था और मैंने ये सॉल्यूशन दे दिया। नहीं, कोई भी सॉल्यूशन यदि आप दे रहे हो किसी प्रॉब्लम का तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपके पास साइंस या कुछ ना कुछ ऐसी ठोस वजह होना चाहिए जो आपको बाद में आंसरेबल हो, ठीक है। अब इस बात का ये मतलब है कि जब आप सॉल्यूशन दें तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक टूल, मेथड होनी चाहिए जो व्यक्ति उस प्रॉब्लम से निकाल सके, उसे और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सिखा सके, ताकि वहाँ काम करने वाला व्यक्ति या वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय और अच्छे से आउटपुट दे सके। तो यहाँ पर
एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये बताया है कि हर मैनेजमेंट की हर बात के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होता है। इन्होंने क्या किया, रूल ऑफ थंब क्या होता है, जो चीज बरसों से चली आ रही है उसे चेंज करना। तो इन्होंने यहाँ पर रूल ऑफ थंब को चेंज करा और अपना व्यू, साइंटिफिक व्यू इन्होंने प्रेजेंट किया मैनेजमेंट के अंदर। बच्चों अब प्रिंसिपल कौन से थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए एफ.डब्ल्यू. टेलर के, वो प्रिंसिपल्स को अब हम यहाँ पर बच्चों समझेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वही बात मैंने जो अभी आपको बताई, साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। मतलब जो मैनेजर का मन है वो काम कर दे, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। जो भी हम डिसीजन लें वो बिल्कुल सोच समझकर ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाना चाहिए। क्या होता है, कोई भी काम जब स्टार्ट होता है, कोई भी मेथड जब स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत सारी इफ़िशियंसी की ज़रूरत होती है। और ये जो मेथड होती है वो डेवलप होती है बहुत सारी स्टडी और एनालिसिस से। अपने मन से ये मेथड नहीं होती है, इनके पीछे बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, बहुत सारी स्टडी होती है, तब ये मेथड मानी जाती है। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये बताया है कि मैनेजमेंट को रूल ऑफ थंब से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो नहीं करना चाहिए, जबकि हर पॉइंट के पीछे साइंस को ढूंढना चाहिए कि यदि हम ये काम करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। सेकेंड पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो हार्मनी है, जो सामंजस्य है, वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों के अपने एम हैं और दोनों बस अपने एम के पीछे भगे जा रहे हैं, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के एम को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वर्कर्स को गेन प्रोवाइड कराना चाहिए, उनके लिए अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराना चाहिए, उनके बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें। वो भी ये सोचे यार हमारा जो बॉस है उसके गोल को उसे अचीव करना है तो हमें उसे हेल्प करनी है, सिर्फ काम करना है ये सोचकर वो ऑर्गेनाइजेशन में ना आए। बच्चों नेक्स्ट होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मनी प्रिंसिपल को ही एक कदम आगे बढ़ाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। वहाँ पर जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं वो एक दूसरे के लिए, ऐसा टेलर ने कहा है। अकॉर्डिंग टू टेलर वी मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। वर्कर के ऊपर ज़्यादा काम का लोड नहीं देना है कि मैनेजमेंट फ्री बैठा है और वर्कर्स ही काम कर रहे हैं। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होनी चाहिए, ऐसा टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स में बताया है। बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो व्यक्ति होता है वो जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है उसी के लिए उसे अपॉइंट किया। जैसे कोई मार्केटिंग फील्ड का पर्सन है तो उसे मार्केटिंग फील्ड में अपॉइंट किया जाना चाहिए। यदि उसके बाद उसको इफ़ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, यदि लगता है कि उस व्यक्ति को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। वर्कर ट्रेनिंग इज़ इसेंशियल टू लर्न एंड बेस्ट मेथड टू डेवलप अ साइंटिफिक अप्रोच। उन्होंने ट्रेनिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर लिया फिर उसके ऊपर बर्डन बनाने लगे, यार तुम ये काम करो वो काम करो। यदि उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उसे पता नहीं चलेगा कि कैसे काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर वो कैसे काम करेगा, चाहे उसके पास कितनी ही एजुकेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टूडेंट्स को हायर करती है तो वो पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम या 2 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें वो पूरा सिखाती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होगा। इसलिए यहाँ पर टेलर ने बोला है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरह बच्चों यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए